नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी ऐसा तो होना ही था, जिसे लिखा है सुधा आदेश जी ने। नमिता की बातें सुनकर ऋचा पलंग पर कटी पतंग की भांति गिर पड़ी। सांसें धाकनी की भांति चल रही थीं। सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा था मानो निकल कर बाहर ही आ जाएगा। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसके हर अच्छे काम में बुराई निकाली जाती है, या उसे ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि अच्छा भी बुरा बनकर रह जाता है। नमिता के वचन उसके मन मस्तिष्क पर प्रहार करते प्रतीत हो रहे थे। दीदी मंगलसूत्र और एक सेट के साथ विवाह के स्वागत समारोह का खर्च भी उठा रही हैं। तो क्या हुआ? दिव्या उनकी भी तो बहन है। जीजा जी के पास क्या कमी है? 2 नंबर का पैसा है, उसे जैसे भी चाहें खर्च करें। हमारे 2 बेटियां हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। सब जमा पूंजी बहन के विवाह में ही खर्च कर दीजिएगा, या उनके लिए भी कुछ बचा कर रखिएगा। दिव्या के साथ उसके विवाह का सूटकेस लगाने के पश्चात अपने कमरे में सोने जा रही ऋचा के पैरों ने भाई के कमरे से आती फुसफुसाहट में अपना नाम सुनकर अनायास ही आगे बढ़ने से मना कर दिया। नमिता की बात सुनकर वह अवाक रह गई तथा बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में चली आई। वैसे भी प्रतिवाद करने से होता भी क्या, व्यर्थ कटुता ही बढ़ती। साथ में ही छिप छिप कर बातें सुनने का आरोप अलग से जड़ दिया जाता, पर वह इस निराधार आरोप को चाह कर भी सह नहीं पा रही थी। भाभी, नमिता तो दूसरे घर से आई है, लेकिन भाई सुरेंद्र को तो प्रतिवाद करना चाहिए था। वह तो उसके और अमर के बारे में जानता है। यह ठीक है कि उसके पति अमरकांत एक ऐसे विभाग में अधीक्षण अभियंता हैं जिसमें नियुक्ति पाना खोया हुआ खजाना प्राप्त करने जैसा है। वैसे तो आज कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग कुछ ज़्यादा ही बदनाम है। लोग कहते हैं कि ये लोग सड़क, पुल, डैम इत्यादि बनाते ही टूटने के लिए हैं। यदि वे ना टूटें तो इनकी जेबें कैसे गर्म हों? लेकिन सबको एक ही रंग में रंग लेना क्या उचित है? क्या आज वास्तव में सच्चे और ईमानदार लोग रह ही नहीं गए? बाहर वाले इस तरह के आरोप लगाएं तो समझ में भी आता है, क्योंकि उन्हें तो स्वयं को अच्छा सिद्ध करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालनी ही है। पर जब अपने ही अपनों को ना समझ पाएं तो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज उसे यह कहावत अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रही थी, वरना अमर का नाम उन्हें जानने वाले लोग आज भी श्रद्धा से लेते हैं। स्थानांतरण के साथ ही कभी कभी उनकी प्रसिद्धि उनके उस जगह पहुंचने से पहले ही पहुंच जाया करती है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई दुश्मन नहीं है, या अपनी ईमानदारी की वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। बार बार स्थानांतरण, अपने ही सहयोगियों द्वारा असहयोग, सब कुछ तो उन्होंने झेला है। कभी कभी तो उनके सीनियर भी उनसे कह देते थे, भाई तुम्हारे साथ तो काम करना भी कठिन है, स्वयं को कुछ तो हालात के साथ बदला करो या बदलना सीखो। अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, पर दूसरे के पेट पर लात तो न मारो। इसके साथ ही कभी कभी ईमानदारी का दिखावा करने के आरोप भी लगे। पर अमर ना जाने किस मिट्टी के बने थे कि उन्होंने दुर्गम से दुर्गम समय में परेशानियां सही, अपने सीनियर्स का कोप भाजन बनना मंजूर किया, पर हालात से समझौता नहीं किया। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग से विचलित नहीं हुए। यह बात अलग है कि उन जैसे विभाग के नवनियुक्त अधिकारी उनकी हिम्मत की दाद देते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बातें करते रहे थे, पर उनमें से शायद कुछ ही अमर की तरह भ्रष्टाचार की आंधी के थपेड़ों से बचकर निकल पाते थे। वस्तुतः भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा समाज पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हुए ऐसे चंद लोगों की जिजीविषा को जानते बूझते हुए भी नकार देते हैं। मर्मांतक पीड़ा सहने के पश्चात अगर कोई समय की धारा के साथ चलने को मजबूर हो जाए तो उसमें उसका नहीं वरन परिस्थिति का दोष होता है। परिस्थितियों को चेतावनी देकर समय की धारा के विपरीत चलने वाले पुरुष बिरले ही होते हैं। अमर को उसने परिस्थितियों से जूझते देखा था। यही कारण था कि अमर जैसे निष्ठावान व्यक्ति के लिए नमिता के वचन ऋचा को असहनीय पीड़ा पहुंचा गए थे
तथा उससे भी ज़्यादा दुख भाई सुरेंद्र की मौन सहमति पाकर हुआ था। एक समय था जब अमर की ईमानदारी और सदाशयता पर वह स्वयं भी चिढ़ जाती थी, खास तौर पर जब घर में सरकारी गाड़ी खाली खड़ी हो और उसे रिक्शे से या पैदल बाजार या किसी अन्य काम से जाना पड़ता था, या ऑफिस में किसी की दुखित अवस्था देखकर अमर तन से धन से तुरंत सहायता करने को तैयार हो जाते थे। उसके विरोध करने पर या अपनी दूसरों से तुलना करने पर उनका एक ही कथन होता, ऋचा, यह मत भूलो कि सच्ची शांति मन की होती है। पैसा तो हाथ की मैल है, जितना भी हो उतना ही कम है। फिर व्यर्थ की आपाधापी क्यों? बेवजह तलवार की नोक पर टिके रहकर, व्यर्थ के तनाव से ग्रसित होकर नित नई बीमारियों को क्यों आमंत्रित करते रहें? वैसे भी सरकार से वेतन के रूप में हमें इतना तो प्राप्त हो ही जाता है कि रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात थोड़ा बहुत बचा सकें और इसी बचत से हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकें। तो मन को दुख नहीं, प्रसन्नता ही होनी चाहिए। इंसान को 2 वक्त की रोटी के अलावा और क्या चाहिए? इंसान अगर इंसान के काम नहीं आ सका तो इंसान नहीं, जानवर ही कहलाएगा। वैसे भी पैसा नहीं, इंसान का स्वभाव ही उसे इंसान बनाता है। अगर ईश्वर ने हमें किसी की सहायता के लायक बनाया है तो हम हाथ क्यों खींचें? तुम मानो या ना मानो, लोगों के मुख से निकली दुआ ही हमें जीवन के कठिनतम क्षण से उबारने की शक्ति प्रदान करती है, ऐसा मेरा मानना है। अमर की बातें ऋचा को सदा ही आदर्शवाद से प्रेरित लगती रही थीं। भला अपनी खून पसीने की कमाई को दूसरों पर लुटाने की क्या आवश्यकता है, विशेषतया तब जब वह सहयोगियों की पत्नियों को गहने और कीमती वस्त्रों से लदे फदे देखती, उनके घर को आधुनिक सामानों से सुसज्जित पाती तथा किटी पार्टियों में काजू बादाम के साथ शीतल पेय परोसते समय उसकी ओर लक्ष्य कर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकती। बाद में उसने स्वयं ऐसी बेमतलब की पार्टियों में जाना ही छोड़ दिया था, जहां काम की बातों से ज़्यादा पैसों के प्रदर्शन के साथ साथ दूसरों को हीनता के बोझ से अवगत कराया जाता था। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि ऐसी स्त्रियां गलत और सही, उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाती हैं। शायद वह यह भी नहीं समझ पाती कि उनका यह दिखावा, उनका ऐशो आराम उस काली कमाई से है जिसे देखना भी भले लोग पाप समझते हैं। वास्तव में उसे स्वयं भी ऐसी मानसिक स्थिति से चिढ़ होने लगी थी। कभी कभी की बात और है, पर उसके संस्कारी मन ने सदा अमर की इस ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की दाद दी है। उसे गर्व है उसकी पत्नी होने पर, क्योंकि वह जानती है जो दिन के उजालों में काली कमाई से अपने हाथ काले करते हैं, वह रात के अंधेरे में सुख से सो नहीं पाते। अमर के विभाग के ही एक अधिकारी, जिनकी अक्खड़ और अहंकारी स्वभाव की पत्नी जब तब ईमानदार लोगों की बखिया उधेड़ने से बाज नहीं आती थी, के घर जब रेड हुई तब लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी मिलने पर उनकी जो फजीहत हुई, उसे देखने के बाद तो उसे भी लगने लगा है कि ऐसे आपाधापी किस काम की, जिससे कि बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहें। यह बात अलग है कि पकड़े वही जाते हैं जो इस खेल में कच्चे होते हैं, वरना लोग तो करोड़ों के वारे न्यारे करके भी शान से कहते हैं और रहते हैं। आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उस अधिकारी के इष्ट मित्र, जो वफादारी का दम भरते थे, उस घटना के बाद उससे कन्नी काटने लगे। शायद उन्हें लगने लगा था कि कहीं उसके साथ वह भी लपेटे में ना आ जाए। उस समय उसकी पत्नी को अकेले ही उनकी जमानत के लिए भाग दौड़ करते देख सहज ही लगने लगा था। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। वास्तव में परेशानी के क्षणों में ही अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। सच, समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए कभी, जिनकी जी हजूरी करने से नहीं थकते, वही मुसीबत के क्षण उनसे ऐसे विमुख हो जाते हैं जैसे उन्हें कभी जानते ही नहीं। शायद व्यक्ति का स्वभाव, उसकी निष्पक्षता, अपने मातहतों को उचित सम्मान ना दिए जाने की भावना भी इसके लिए दोषी हो। पर यह भी सच है कि अमर के मामूली एक्सीडेंट में घायल होने पर उसी ऑफिस का छोटे से छोटा कर्मचारी उनके साथ खड़ा नजर आया।
तब उसे लगा था कोई माने या न माने, आदमी की अच्छाई ही बुरे वक्त में काम आती है। पर आज नमिता की बातें उसे बेहद व्यथित कर गईं। आज उसे दुख तो इस बात का था कि बाहर वाले तो बाहर वाले, उसके अपने घर वाले ही अमर की ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। उन पर आज वही उंगली उठाने पर बाज नहीं आ रहे हैं जिनकी जब तब वह सहायता करते रहे। लोग कहते हैं कि सदैव सच्चाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, किंतु आज सत्य को भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ने लगी। आखिर वह अमर की ईमानदारी कैसे सिद्ध करे? दूसरों से तो इंसान लड़ भी ले, पर जब अपने ही कीचड़ उछालने लगे तो इंसान जाए भी तो कहाँ जाए। वह तो अच्छा था कि अमर उसके साथ नहीं आए थे, वरना उनके कानों में नमिता के शब्द पड़ते तो उसे नींद नहीं आ रही थी। अनायास ही अतीत उसके सामने चलचित्र की भांति गुजरने लगा। रिचा मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। अपने पढ़ाने की कला के कारण वह स्कूल के समस्त विद्यार्थियों में लोकप्रिय थे। वह शिक्षा को व्यवसाय नहीं, समाज के उत्थान में अपना एक छोटा सा योगदान समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लिया था, पर अपने विद्यार्थी की प्रत्येक समस्याओं के लिए, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो या व्यक्तिगत, उनका द्वार सदैव खुला रहता था। उनका मानना था कि गुजारे लायक वेतन तो स्कूल से मिल ही जाता है, फिर ट्यूशन क्यों और किस लिए? विद्या धनोत्पार्जन के लिए नहीं, वरन दान के लिए होती है। वस्तुतः ऐसा करके उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती थी। अमर भी उनके ही विद्यालय में पढ़ते थे। पढ़ने में तीव्र, अंतर्मुखी तथा धीर गंभीर तथा अन्य छात्रों से अलग पढ़ाई में ही लगे रहते थे। पिताजी का स्नेह पाकर वह कभी कभी अपनी समस्याओं के लिए उसके घर आया करते थे। ना जाने क्यों उनका धीर गंभीर स्वभाव माँ को बेहद भाता था। कभी कभी वह हम भाई बहनों को शैतानी या लड़ते झगड़ते देखकर उनका उदाहरण भी दे देती थी। एक बार पिताजी नहीं थे, माँ ने उनके परिवार के बारे में पूछ लिया। माँ की सहानुभूति पाकर उनके मन का लावा फूट फूट कर बह निकला। पता चला कि उनकी माँ सौतेली है तथा पिताश्री अपने व्यवसाय में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। सौतेली माँ से उनके 2 भाई थे। उनकी माँ को शायद यह डर था कि उनके कारण उसके पुत्रों को पिता की संपत्ति से पूरा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इसी आक्रोश में वह जब तब यह कहकर निकालती रहीं कि मरने वाली तो चली गई, किंतु अपना बोझ मेरे सर पर लाद गई। माँ उनकी आप बीती सुनकर द्रवित हो उठती थी। उसके बाद वह अक्सर ही घर आने लगे। अमर के बाल मन पर माँ की कही बातें इतनी बुरी तरह से बैठ गई थीं कि अनजाने ही वह अपना बचपना खो बैठे तथा उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया, जिससे कुछ बनकर अपने व्यर्थ हो आए जीवन को नया आयाम, नया मकसद दे सकें। उसके पिताजी के रूप में अमर को न केवल गुरु वरन अभिभावक एवं संरक्षक भी मिल गए थे। अतः जब तब अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगे थे। पिताश्री के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा था। रिचा अमर से मात्र 4 वर्ष छोटी थी। अमर के बार बार घर आने से दोनों में मित्रता हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और समय के साथ ही उनकी मित्रता प्रगाढ़ता में परिवर्तित होती गई। अमर का परिश्रम रंग लाया। प्रथम प्रयास में ही उनका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और वह चले गए। अमर के पिता अमर का रुड़की में चयन सुनकर बेहद खुश हुए थे। उन्होंने भी अमर की सफलता का श्रेय पिताजी को ही दिया था। अब भी उनको इस बात का ही दुख था कि वह अमर की परवरिश पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। अमर के जाने के पश्चात रिचा को महसूस हुआ कि अमर ने उसके मन में अपनी ऐसी जगह बना ली है जहाँ से उसे निकाल पाना असंभव है। पिताजी को भी उसकी मना स्थिति का आभास हो चला था, किंतु वह अमर पर कोई दबाव डालकर कोई निर्णय नहीं करवाना चाहते थे और यही मत उसका था। रुड़की पहुंचकर उन्होंने एक संक्षिप्त पत्र पिताजी को लिखा था। पिताजी के नाम तो हर महीने ही उसके पत्र आते रहे, जिसमें अपनी पढ़ाई के जिक्र के साथ घर भर की कुशल क्षेम पूछी जाती। वह हर पत्र ध्यान से पढ़ती, शायद कहीं उसके बारे में विशेष कुछ लिखा हो, पर हर बार
निराशा ही मिलती। उसने अमर का यह रूप देखकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दिया तथा अमर को भूलने का प्रयत्न करने लगी। दिन बीतने के साथ स्मृतियां भी धुंधली पड़ने लगी थीं तथा उसने भी धुंध हटाने का प्रयत्न न कर पढ़ाई में दिल लगा लिया। हायर सेकेंडरी करने के पश्चात वह इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करने लगी थी। एक दिन वह कॉलेज से लौटी तो एक लिफाफा छोटी बहन दिव्या ने उसे दिया। उसे कौन पत्र लिखेगा सोचकर उत्सुकतावश उसने पत्र लिया। जानी पहचानी लिखावट देखकर चौंक उठी। धड़कते दिल से लिफाफा खोला। लिखा था, ऋचा, इतने वर्षों पश्चात मेरा पत्र पाकर आश्चर्य कर रही होगी, पर फिर भी आशा करता हूँ कि मेरी बेरुखी को तुम अन्यथा नहीं लोगी। यद्यपि हमने कभी इजहार नहीं किया, पर हमारे दिल में एक दूसरे की चाहत की जो नन्ही लौ जली थी, उससे मैं अनजान नहीं था। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था, बस समय का इंतज़ार कर रहा था। आज वह समय आ गया है। तुम सोच रही होगी कि अगर मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता था तो इतने दिनों तुम्हें पत्र क्यों नहीं लिखा। तुम्हारा सोचना सच है, पर उन दिनों मैं इन सब बातों से हटकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहता था। मैं तुम्हारे योग्य बनकर ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अब मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है तथा मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। आज ही ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो अगले सप्ताह आकर गुरुजी से तुम्हारा हाथ मांग लूँ, लेकिन विवाह मैं 1 वर्ष पश्चात ही करूँगा, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तथा पिताजी से कुछ भी मांगना या लेना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं चाहता हूँ जब तुम हमारे घर में कदम रखो तो घर में कुछ तो रहे। घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत आवश्यक सामान जुटाने के पश्चात ही तुम्हें लेकर आना चाहूँगा। अतः मुझे आशा है कि मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहीं कुछ दिन और करोगी, पर यह कदम मैं तुम्हारी स्वीकृति के बाद ही उठाऊंगा। एक पत्र इसी संदर्भ में मैं गुरुजी को लिख रहा हूँ। अगर इस संबंध के लिए तुम तैयार हो तो दूसरा पत्र गुरुजी को दे देना। जब वे चाहेंगे मैं आ जाऊंगा। अचानक मन के सुषुप्त तार झनकृत हो उठे थे। इंतज़ार की एक एक घड़ी काटनी कठिन हो रही थी। पिताजी को पत्र दिया तो वह भी खुशी से उछल पड़े। घर में सभी खुश थे। इतने योग्य दामाद की तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आखिर वह दिन भी आ गया जब सीधे सादे समारोह में मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में वह विदा हो गई। उसकी माँ को उसे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करना अच्छा नहीं लगा था। गरीब से गरीब माता पिता भी बेटी को ऐसे तो विदा नहीं करते, लेकिन अमर की जिद के सम्मुख सब विवश थे। लेकिन पिताजी अपने शिष्य दामाद के मनोभावों को जानकर गर्वोन्मुक्त हो उठे थे। उसके विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही पिताजी का निधन हो गया था। सुरेंद्र उस समय मेडिकल के प्रथम वर्ष में था। दिव्या छोटी थी। माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। फैमिली पेंशन फिक्स होने में देरी के साथ पीएफ का पैसा भी नहीं मिल पाया था। घर का खर्च चलाना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। उसके साथ ही सुरेंद्र की पढ़ाई का खर्चा उस समय अमर ने ही माँ की सहायता की थी। वहीं सुरेंद्र उनका आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त कर मेडिकल की फाइनल परीक्षा में प्रथम 10 छात्रों में अपना नाम अंकित कर पाया था। अमर से सहायता लेने पर माँ कभी झिझकती तो अमर कहते, माँ जी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जब सुरेंद्र आपके लिए करेगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? धीरे धीरे संकोच का पर्दा हटता गया। माँ को भी यदि कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वह निसंकोच कह देती थी। सुरेंद्र के विवाह में भी उन्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी थी। तब अमर ने पीएफ से लोन लेकर उनकी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया था। यद्यपि माँ ने पिताजी का पैसा मिलने पर जब तब मांगी राशि को लौटाया था, लेकिन अमर को उनका ऐसे लौटाना अच्छा नहीं लगा था। उसका कहना था, ऐसी सहायता से क्या लाभ जिसका हम प्रतिदान चाहें। अतः जब जब भी ऐसा हुआ, ऋचा माँ के द्वारा लौटाई राशि को बैंक में दिव्या के नाम से जमा करती गई। यह सुझाव भी अमर का ही था। दिव्या उसके विवाह के समय मात्र 7 वर्ष की ही थी। अमर ने उसे गोद में खिलाया था। वह उसे अपनी बेटी मानते थे। वह माँ की स्थिति से परिचित थे। विवाह के स्वागत समारोह का भार उठाकर
जहाँ दिव्या के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहते थे, वहीं माँ का भार कम करने में अपना योगदान देकर उसकी मदद के साथ गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान को अक्षुण्ण रखना चाहते थे। वैसे भी उनके 2 पुत्र ही हैं। पुत्री की चाह दिल में ही रह गई थी। शायद ऐसा करके वह दिव्या के विवाह में पुत्री न होने के अपने अरमान को पूरा करना चाहते थे। लौटाई राशि से उसने दिव्या के लिए मंगलसूत्र के साथ एक सेट भी खरीदा था, मगर स्वागत समारोह का खर्चा अमर दिव्या को अपनी पुत्री मानने के कारण कर रहे हैं। पर यह बात वह किस किस को समझाएं। पिछले कुछ वर्षों से वह देख रही थी कि उसके आने पर यदि माँ या भाई घर की किसी समस्या पर उससे सलाह मशवरा करते तो नमिता कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार असहनीय होने लगता था। शायद ऐसे अवसरों पर वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगती थी। घर की बहू होने के कारण वह इस दायित्व पर अपना अधिकार समझती थी। उसकी मनः स्थिति को समझाते हुए माँ की ओर उसने इशारा करते हुए नमिता से भी सलाह मशवरा करने की पेशकश की थी तथा यथासंभव ऐसी वार्ताओं में वह उसे भी सम्मिलित कर उसकी सलाह लेने को प्रेरित कर स्वयं तटस्थ रहने की कोशिश करती। लेकिन उसके मन में ना जाने कैसी ग्रंथि जन्म ले चुकी थी, जिसे प्रयत्न करने पर भी दूर करने में असफल रही थी। धीरे धीरे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों के कारण उसका मायके जाना भी कम होता गया था, किंतु छोटी बहन दिव्या के विवाह के अवसर पर माँ के आग्रह पर 2 हफ्ते पहले ही चली आई थी। आज सुरेंद्र के मौन और नमिता की बातों ने उसे मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई थी। कितना बड़ा आरोप लगाया है उसने अमर की ईमानदारी पर। सुनियोजित बचत व्यवस्था के कारण जिस धन से आज वह बहन के विवाह में सहायता कर पा रही है, उसे 2 नंबर का धन कह दिया। वैसे भी 20 वर्ष की नौकरी में क्या इतना भी नहीं बचा सकते कि कुछ ज्वेलरी के साथ एक स्वागत समारोह का खर्चा उठा सकें? इसमें 2 नंबर के पैसे की बात कहाँ से आ गई? क्या इंसानी रिश्तों का, भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है आज की दुनिया में? ईमानदारी क्या गुजरे वक्त की दास्तां बनकर रह गई है, जो सभी को एक ही पलड़े में तौला जाने लगा है? निज स्वार्थ में लोग इतने अंधे क्यों हो जा रहे हैं कि स्वयं को सही सिद्ध के प्रयास में दूसरों को कटघरे में खड़ा करने में उन्हें हिचक नहीं होती? उसका मन किया कि जाकर नमिता की बात का प्रतिवाद करे, लेकिन ऐसा करके क्या वह उनकी एकांतता को, गोपनीयता को तोड़ने की अपराधिनी नहीं बन जाएगी? और तो और ऐसा करने मात्र से ही क्या वह अमर की ईमानदारी, सच्चाई को सिद्ध कर पाएगी? नमिता के मन में जो संदेह का कीड़ा कुलबुला रहा है, वह क्या उसके प्रतिरोध करने मात्र से दूर हो पाएगा? नहीं नहीं, वह अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करेगी। यदि इंसान सच्चा है, उसका उद्देश्य पावन है, निस्वार्थ भाव से कर्म में लगा है, तो देर सबेर कभी न कभी तो सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाएगी। किसी संत के वचनों ने उसकी दुखती नस पर मलहम लगाया। ऊहापोह की स्थिति में अचानक ऋचा ने एक निर्णय लिया। दिव्या के विवाह के पश्चात वह इस घर से नाता तोड़ लेगी। जहाँ उसे तथा उसके पति को मान सम्मान नहीं मिलता, वहाँ आने से क्या लाभ? उसने बड़ी बहन का कर्तव्य निभा दिया है। भाई पहले ही स्थापित हो चुका है तथा 2 दिन पश्चात छोटी बहन भी नए जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अब उसकी या उसकी सहायता की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या जब तक माँ है, भाई है, उसका इस घर से रिश्ता टूट सकता है? क्या वह अपने निर्णय पर कायम रह पाएगी? अंतर मन ने झकझोरा। रिश्ते नाजुक होते हैं, उनमें दरार पड़ सकती है, लेकिन तोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, आज नमिता ने बिना सच्चाई जाने अमर पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वह अवश्य ही पछताएगी। वैसे भी बिना फल की आशा के अपने कर्तव्य का निर्वाह करते जाना चाहिए, तभी मन को सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। वह जैसे अब तक अपना कर्तव्य निभाती आई है, वैसे ही आगे भी निभाती रहेगी। दूसरे निर्णय ने उसके तन मन का बोझ हल्का कर दिया था, लेकिन एक प्रश्न उसके अंतःस्थल में चुभ चुभ कर उसे अभी भी लहूलुहान किए जा रहा था। कर्तव्य की सलीब पर वह आखिर कब तक लटकती रहेगी? नींद नहीं आ रही थी, पर फिर भी आंख बंद कर सोने का प्रयत्न करने लगी। आखिर वह दिन भी आ गया
जब दिव्या को दूसरी दुनिया में कदम रखना था, वह भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ ना तो उसकी आत्मीयता थी और ना ही पूर्व परिचय। ना जाने कैसे यह विधि के नियम है कि सिर्फ अग्नि के 7 फेरे लेने मात्र से ही दो अजनबी तन मन से एकाकार होकर दुख सुख में साथ निभाते हुए जीवन में आए आंधी तूफान को रौंदते हुए निरंतर चलते जाते हैं। सृष्टि के विकास की यह कैसी अनोखी एवं शाश्वत प्रक्रिया है जो युगों युगों से व्यवधान रहित चलती चली आ रही है। जयमाल के पश्चात दिव्या और दीपेश समस्त आमंत्रित स्नेही जनों से शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे। समस्त परिवार उन दोनों के साथ सामूहिक फोटोग्राफ लेने के लिए मंच पर एकत्रित हुआ था। तभी दीपेश के पिताजी ने एक सज्जन से दीपेश के चाचा के रूप में परिचय करवाया। सबसे परिचय करवाते हुए जब अमर का परिचय करवाया तो वह एकाएक चौंक गए और कह उठे, अमर साहब, आपकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे विभाग में मशहूर हैं। आज आपसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। हमें प्रसन्नता है कि ऐसे परिवार की बेटी हमारे परिवार की शोभा बनने जा रही है। दीपेश के चाचा, जो अमर के विभाग में ही उच्च पदाधिकारी थे, ने यह बात इतने जोर और गर्मजोशी के साथ कही कि अनायास ही मंच पर उपस्थित सबकी नज़र उनकी ओर उठ गई। एकाएक रिचा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मुड़कर नमिता की ओर देखा तो उसे सुरेंद्र की ओर देखते हुए पाया। उसकी निगाहों में क्षमा का भाव था या कुछ और, वह समझा नहीं पाई, लेकिन उन सज्जन के इतना कहने मात्र से ही उसके दिलो दिमाग पर से पिछले कुछ दिनों से रखा बोझ हट गया। सुखद आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि एक अजनबी ने पल भर में ही उसके दिल के उस दंश को कम कर दिया जिसे उसके अपनों ने दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो ईमानदार व्यक्ति को मान सम्मान देते हैं, उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। ऐसा तो एक दिन होना ही था, पर इतनी जल्दी और ऐसे होगा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वास्तव में जीवन के नैतिक मूल्यों में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह हर काल, परिस्थिति और समाज में सर्वदा एक से ही रहते हैं और रहेंगे। यह बात अलग है कि मानव निज स्वार्थ हेतु मूल्यों को तोड़ता मरोड़ता जा रहा है। प्रसन्नता तो उसे इस बात की थी कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है और आशा है भविष्य में भी यह अमर जैसे लोगों के रूप में जीवित रहते हुए, निष्प्राण होते विश्व को नव प्राण देते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श के रूप में फलती फूलती रहेगी, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी ऐसा तो होना ही था। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।